गुज़िश्ता 7 बरसों से उसका नंबर मेरे सेल फ़ोन में सेव था, मगर उससे बात ना होती थी। कई बार मैंने उसका नंबर डायल करके काट दिया कि क्या फ़ायदा, वही हाय हेलो खैरियत, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, कारोबार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, भाभी भी ठीक, सब ठीक। शायद यही सोचकर वो भी मुझे कॉल नहीं करता था। आज उसकी कॉल आई तो ख्याल आया ज़रूर कोई अहम बात होगी। कॉल रिसीव की तो उसने कहा, अभी अभी मेरा उससे सामना हुआ है, बाजार में आई थी। उसे देखकर मैं हंस दिया। उसने अभी यहां तक ही कहा था कि मेरे बर्क रफ्तार जहन के मेमोरी कार्ड ने पुरानी फाइलें अपलोड करना शुरू कर दी। अगले चंद सेकंडों में मुझे याद आ गया। वो किसका जिक्र कर रहा है? तुमने बुशरा को देखा? मैंने पूछा। हाँ, वही वही। उसे जब भी देखता हूं मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। इस बार तो उसने पूछ भी लिया, सईद भाई क्यों हंस रहे हो? अब मैं उसे कैसे बताता कि तुम्हें देखकर मुझे कराची वाले दोस्त का ख्याल आ जाता है। मैंने कहा, यार तुम बता भी देते तो उसे क्या पता चलता, वो मेरे बारे में कुछ जानती ही नहीं। हाँ, जभी तो मैं टाल गया, सईद बोला। फिर वही रस्मी हाय हेलो के बाद उसने फोन बंद कर दिया। रात को सोने से पहले यादों के दरीचे से बुशरा का चेहरा झांका और उसने गुमशुदा दिनों के एहसास को एक बार फिर उजागर कर दिया। तीखे नकूश वाला, नकीला कटीला सा, दिल में चुभ जाने वाला उसका चेहरा। घर से आधा किलोमीटर दूर उसके अब्बे की मिठाइयों की दुकान थी। वो 12 बजे दिन में अब्बे का खाना लेकर रोज घर से निकलती और मैं उसका पीछा शुरू कर देता, मगर इस कदर एहतियात से कि उसे खबर ना हो। कच्ची उम्र थी, डर लगता था कि अगर उसे पता चला तो वो अपने अब्बे से शिकायत कर देगी, या शिकायत ना भी करे तो ये ज़रूर सोचेगी कि ये बुरा लड़का है। उन दिनों किसी लड़की का पीछा करना बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन खामोश मोहब्बत का पौधा तनावर दरख्त बन भी जाए तो फल कब देता है? ना उस पर फूल लगते हैं, ना ही वो साया देने के काबिल होता है। इसके बावजूद मैं उसे छुप कर देखता रहता। जब वो सामने से गुजर जाती तो भागकर दूसरी गली से होता हुआ एक बार फिर उस मुकाम पर जा पहुंचता जहां से उसका दीदार नसीब हो। इन दिनों मोहब्बतें मासूम होती थीं, खाली दीदार कर लेना ही बड़ा दिलफरेब होता था। सारा दिन खुमारी सी रहती थी, सरशारी का एहसास रूह तक में उतर जाता था। सईद कहता था, एक तरफा मोहब्बत लानत होती है। तू इतना ही शर्मीला है तो मैं उससे तेरे बारे में बात करता हूँ। चलो वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे, मगर उसे इल्म तो हो कि कोई रोज उसका पीछा करता है, उसे चाहता है। मैं उसे सख्ती से मना कर दिया करता और वो हंसकर मजाक उड़ाता। अगले रोज मैंने सईद को फोन किया, यार मैं ईद की छुट्टियों में शेखुपुरा आ रहा हूँ, तुम किसी तरह मेरी उससे मुलाकात करा देना। सईद फिर हंसने लगा। उसे हंसने की बीमारी थी। कहने लगा, अब क्या फ़ायदा, 20-22 साल पुरानी बात है, अब तो तेरे भी 3-4 बच्चे हैं और उसके भी। मैंने कहा, यार और कुछ नहीं तो कम से कम उसे इल्म ही हो जाए कि कोई था। सईद ने हंसकर कहा, अच्छा तू आ, फिर देखते हैं। जाने किस तरह सईद ने उसके शौहर को दाएं बाएं किया होगा। वो मुझे लेकर उसके घर पहुंचा तो उसे देखकर एक बार फिर मुझे शर्मीलेपन का दौरा पड़ा और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। गो कि अब वो पहली जैसी खूबसूरत नहीं रही, मगर चेहरा तो वही था ना, नकीला कटीला सा, दिल में चुभ जाने वाला। बिलाखिर सईद ने ही उसे बताना शुरू किया कि ये साहिब कौन है और किस सफाई से हर रोज तुम्हें दुकान और दुकान से घर तक छोड़ने जाते थे। मुमकिन है वो ये सब सुनकर हैरान हो रही हो। मैं उसकी तरफ ज्यादा देख भी नहीं रहा था। बाहर निकलकर सईद ने मुझे बहुत डांटा, अबे तेरे जैसे छेनी को किसी से प्यार करने का हक ही नहीं है। लड़कियां इजहार चाहती हैं, इतनी खामोशी को कोई पसंद नहीं करता। मैं पछताने लगा कि कराची से यहां तक आया ही क्यों था। क्या मिला मुझे बुशरा के सामने कुछ जताकर? वो मेरी तरफ से लाइल्म थी तो लाइल्म ही रहती।
जिस दिन मेरी वापसी थी, सईद रेलवे स्टेशन पर मेरे साथ था। जब ट्रेन चलने लगी तो आखिरी लम्हों में उसने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि ऐसा बुशरा ने कहा था कि जब ट्रेन चलने लगे तो मैं ये तुम्हें दे दूं। शायद बुशरा का खत था। बुशरा ने खत लिखा होगा। उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेलगाड़ी सरपट दौड़ने लगी। बुशरा और सईद बहुत पीछे रह गए और तब मैंने उसे खोल लिया और उसमें मेरा 10वीं क्लास का वो आइडेंटिटी कार्ड था जो स्कूल की तरफ से मिलता है। कार्ड पर 20-22 साल पहले की मेरी तस्वीर भी चिपका थी। बुशरा ने एक छोटे से कागज पर लिखा था, यह आपका कार्ड एक दिन रास्ते में गिर गया था।